ट्री जो होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे भी होते हैं, 100 मीटर हाइट के भी होते हैं। रेडवुड ट्री है ना, याद है, सिकोया या यूकेलिप्टस, बहुत ऊंचे ऊंचे ट्रीज भी होते हैं। हम चाहते हैं कि पानी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएं। सर हम भी बहुत ऊंचाई तक जाना चाहते हैं, जा भाई जा, पर यहां अभी प्लांट की बात हो रही है। तो जब इतनी ऊंचाई पर लेकर जाना चाहते हैं और उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए मुझे, है ना, और वो ऊंचाई तक चाहिए और लगातार स्पीड भी चाहिए, मतलब 15 मीटर पर आवर की स्पीड भी चाहिए कि पानी उस हाइट तक जा भी सके ना भाई। ऊंचाइयों तक ले जाना मतलब मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करना है। स्पीड का मतलब पानी जल्दी भी तो पहुंचाना, ऐसा थोड़ी 2 साल में पहुंचे, तो डिफ्यूजन से नहीं होता है। तो असेंट ऑफ सैप के लिए कुछ थ्योरीज थी। सबसे पहली थ्योरी थी रूट प्रेशर थ्योरी। मैंने ये चीज कल एक्सप्लेन करी थी कि रूट प्रेशर थ्योरी जो है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है कि असेंट ऑफ सैप होता कैसे है। रीजन क्या है कि रूट प्रेशर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। तो आज का जो लेक्चर है यहां से है। कल में जिसने रूट प्रेशर लिख लिया था तो कोई इशू नहीं है, जिसने नहीं लिखा था तो यहां से कंटिन्यू कर सकते हो और कुछ नया मिले या तो ऐड कर सकते हो। कोई डाउट है? मैंने अपनी बात पूरी सही से कह दी है। तो आइए, दिस थ्योरी नॉट एबल टू एक्सप्लेन, क्या बोल रही है? दिस थ्योरी नॉट एबल टू एक्सप्लेन असेंट ऑफ सैप। व्हाई? बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ रूट प्रेशर क्या था भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ रूट प्रेशर बहुत कम था। सही है सर। रूट प्रेशर का क्या कम है?
मैग्नीट्यूड कौन बहुत कम है। हाँ सर, ये बात हमें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। रूट प्रेशर का मैग्नीट्यूड बहुत कम है, तो ये बात हमें समझ में आ रही है। थोड़ा खांसी रहता है यार आजकल में ऐसा नहीं बूढ़े होंगे, पोल्यूशन का इफेक्ट रहता है हमारे पर। तो हाउ टू डेवलप रूट प्रेशर, कैसे डेवलप होता है? देखो मैंने कैसे सिखाया था। ये मैंने एक प्लांट की रूट बनाई है, ये इसकी एपिडर्मिस है, ठीक है। यहां पर ये जाइलम का पाइप है। मैंने आपको यही बोला था कि इस जाइलम के पाइप में मिनरल्स इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे एक्टिवली, ये जाइलम है। तो रूट प्रेशर कैसे डेवलप करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा नीट में और एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो सबसे पहले क्या होगा, मिनरल मतलब कोई भी मिनरल एक्यूमुलेट करेगा जाइलम में। एक्यूमुलेट कर रहा है किसमें, जाइलम में। कैसे कर रहा है, एक्टिवली। ये सर हमने कल लिख लिया, तो कोई बात नहीं, यहां से दोबारा बता रहा था मैं। उससे क्या होगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा किसमें, जाइलम में। उससे क्या होगा, वाटर एंटर करेगा जाइलम में और एक पुश डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, पुश। इस पुश को हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है, क्लियर है। तो इस पुश को हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव प्रेशर कह सकते हैं, ठीक है। तो पुश डेवलप होगा, इसको पॉजिटिव प्रेशर कह रहे हैं। तो इस तरीके से आपका रूट प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है, जिसे हम रूट प्रेशर कहते हैं। तो रूट प्रेशर, रूट में लगने वाला एक पुश होता है, और वो कहां लग रहा है, जाइलम में लग रहा है, डेफिनेटली जाइलम में लग रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हम रूट प्रेशर ऑब्जर्व कर सकते हैं, व्हेन वी कैन ऑब्जर्व? भाई आपको रूट प्रेशर कब ऑब्जर्व कर सकते हो? देखो मैं एक चीज समझाता हूं आपको। रूट प्रेशर तब ऑब्जर्व किया जा सकता है जब मिट्टी में खूब पानी हो। जैसे दो गमले हैं, दोनों गमलों में से एक गमले में अच्छा खासा पानी भरा हुआ है। अगर बहुत बढ़िया पानी भरा हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि उस मिट्टी को हम कह सकते हैं सैचुरेटेड है, मतलब उसमें ठीक ठाक पानी भरा हुआ है, ठीक है। या एटमॉस्फेयर में काफी मॉइस्चर है, मॉइस्चर मतलब एटमॉस्फेयर सूखा सूखा सा नहीं, उसमें अच्छा खासा मॉइस्चर है। ये अर्ली मॉर्निंग और लेट मॉर्निंग जब इवेपोरेशन कम होती है। तो रूट प्रेशर अगर मैं आपसे कहूं, रूट प्रेशर कब ऑब्जर्व कर सकते हो, अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में। और दूसरा, जब मिट्टी में पानी का सैचुरेशन ज्यादा हो, मतलब पानी ठीक ठाक हो और एटमॉस्फेयर में भी काफी मॉइस्चर हो। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जैसे हम कर सकते हैं अर्ली मॉर्निंग, तब ऑब्जर्व कर सकते हो, आफ्टरनून में नहीं, लेट इवनिंग, है ना। अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग इस वक्त कर सकते हो। और कब कर सकते हो, जब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हाई हो। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर क्या हो, हाई हो, है ना। और जब प्लांट में ट्रांसपिरेशन लो हो। प्लांट की भी तो सिचुएशन है, क्योंकि रूट प्रेशर आप किसमें, मिट्टी में ऑब्जर्व कर रहे हो, नहीं सर प्लांट में कर रहे हैं। तो प्लांट में भी तो कुछ कंडीशन होनी चाहिए। तो प्लांट में ट्रांसपिरेशन लो हो, तो ये कुछ, ये देखो, ये एनवायरमेंट की कंडीशन है। प्लांट में क्या होना चाहिए, ट्रांसपिरेशन लो हो, तब आपको रूट प्रेशर ऑब्जर्व कर सकते हो। पर आप करोगे कैसे, आपके पास एक प्लांट है, ये आपके पास प्लांट है, ठीक है। आपने क्या किया है, ये खूबसूरत सा एक प्लांट है, खूबसूरत सा। तो आपने इसको एक शार्प ब्लेड से ऐसे काट दिया है, एक शार्प ब्लेड से इस तरीके से कट किया है। उसके बाद आपने देखा, है ना, एक शार्प ब्लेड से कट किया है, लिख देता हूं, शार्प ब्लेड से कट किया। अब होता क्या है कि इसे कहते हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन। जब मैंने बोला शार्प ब्लेड, तो कुछ बच्चे सोच रहे कितना शार्प। कथा तुझे ये सोचना है कि शार्प ब्लेड से क्यों कट किया, ताकि अच्छा कट बने और उससे कुछ लिक्विड ऊज आउट होगा। लिक्विड यहां से बाहर निकलेगा ऐसे, है ना, इसे क्या कहेगा, लिक्विड ऊज आउट होगा। ऊज का मतलब बाहर निकलना, है ना। अब ये जो लिक्विड बाहर निकला है ना, आप क्या कर सकते हो, इस लिक्विड को आप कह सकते हो एक्सीडुएट। लिक्विड को क्या कह सकते हो, एक्सीडुएट, है ना। अब आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर एक रबड़ लगा सकते हो। मतलब क्या होगा, इस तरीके से अगर आप रबड़, क्योंकि रबड़ क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो ये जो रबड़ लगाओगे, इससे आप जो लिक्विड बाहर निकल रहा है, ये जो लिक्विड बाहर निकल रहा है, इस लिक्विड का कंपोजिशन आप क्या करोगे, कंपोजिशन, आप मेरी बात सुनो, इसका कंपोजिशन और साथ के साथ इसका रेट ऑफ एक्सीडुएशन पता कर सकते हो। मतलब इससे रूट प्रेशर पता चल जाएगा। भाई आप एक चीज समझो ना, अगर आपको प्रेशर पता करना है तो किस प्रेशर से पानी ऊपर जा रहा था, उसी प्रेशर से वापसी नीचे भी तो गिरेगा, ग्रेविटी खींच रही होगी। तो आप एक तरीके से रेट ऑफ एक्सीडुएशन, मतलब किस रेट से पानी वापसी आ रहा है, इससे आप पता कर सकते हो कि रूट प्रेशर का क्या मैग्नीट्यूड होगा। जब हमने ऐसा किया तो हमने पाया रूट प्रेशर का ज्यादा मैग्नीट्यूड नहीं होता। जब हमने ऐसा किया तो ये पाया रूट प्रेशर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर नहीं है। पर आपके दिमाग में पता हो गया लगता कैसे है, जाइलम मिनरल इकट्ठा करता है, पानी आता है, ऊपर फोर्स लगाता है, ऐसे लगता है। दूसरा, रूट प्रेशर पॉजिटिव पुश है, एक तरीके का नहीं है, पर आपके दिमाग में पता हो गया लगता कैसे है, जाइलम मिनरल इकट्ठा करता है, पानी आता है, ऊपर फोर्स लगाता है, ऐसे लगता है। दूसरा, रूट प्रेशर पॉजिटिव पुश है, एक तरीके का क्या है, पुश है।
ठीक है, कब ऑब्जर्व करेंगे? अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग, जब इवेपोरेशन कम हो रही हो ना, धूप कम हो, तब आपको बढ़िया दिखेगा, या प्लांट में थोड़ा सा ऐसा मिट्टी में मतलब पानी ठीक ठाक हो तब दिखेगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि रूट प्रेशर काम क्या कर सकता है। मतलब हमने ये थ्योरी पढ़ी, थ्योरी ये तो एक्सप्लेन नहीं कर रही है, आपको क्लियरली ये समझ में आ रहा है, ये थ्योरी ये बात एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि इतनी ऊंचाइयों तक पानी कैसे जाएगा, ना ये एक्सप्लेन कर सकती इतनी तेज कैसे जाएगा। तो इसका मतलब थ्योरी तो बेकार हो गई। पर रूट प्रेशर प्लांट में कुछ तो करता है, तभी तो पढ़ा रहे ना भाई। तो रूट प्रेशर एक काम करता है प्लांट में जिसे गटेशन कहते हैं। गटेशन आप कैसे ऑब्जर्व करते हो? कुछ प्लांट्स में, कुछ प्लांट की लीफ पर छोटे छोटे ड्रॉप आपको दिख जाते हैं। कई बार आप क्या करोगे, आपको मौका मिले तो कुछ स्टेम पर भी आपको ड्रॉप दिख जाएंगे। तो प्लांट में क्या होता है, प्लांट में क्या होता है, रूट प्रेशर की वजह से छोटे प्लांट में, किन प्लांट में? हर्बेशियस प्लांट में। तो गटेशन किस में होती है? अकर इन हर्ब्स। हर्ब्स में दोनों आ जाएंगे, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट में मतलब ग्रास, डाइकोट में मतलब टोमेटो। छोटे प्लांट में, उनमें क्या होता है आप जरा ध्यान देना। ये हमने क्या करा, ये देखो बेटा, आपने लिख लिया है तो कुछ ऐड कर सकते हो तो कर लो कल वाले नोट्स में, पर सुन लो ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं। हमारे पास यहां पर एक ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। ध्यान से सुनना बेटा, स्टोमेटा एक ओपनिंग है। हमारे पास यहां ऐसे जाइलम आता है, इस तरीके से, ये जाइलम का पाइप है, इसमें पानी जा रहा है। ये जाइलम के पाइप से अलग अलग वीन्स के थ्रू, यहां वीन्स के थ्रू यहां भी पहुंचता है, ऐसे। ठीक है, तो नॉर्मली पानी यहां से लॉस होता है, किसकी फॉर्म में? H2O गैस की फॉर्म में, स्टोमेटा से। ये चीज क्या है बेटा? स्टोमेटा। स्टोमेटा पता है लीफ के सरफेस पर होता है। हाँ सर पता है, इसलिए मैंने एनाटॉमी इससे जस्ट पहले पढ़ाई थी। गटेशन क्या होता है? क्योंकि रूट प्रेशर, ध्यान दो बेटा, ये पानी की ड्रॉप्स हैं, रूट प्रेशर पानी को ऐसे पुश कर रहा है, और अभी पानी बहुत कम इस फॉर्म में लॉस हो सकता है, तो पानी होता है। हाँ सर पता है, इसलिए मैंने एनाटॉमी इससे जस्ट पहले पढ़ाई थी। गटेशन क्या होता है? क्योंकि रूट प्रेशर, ध्यान दो बेटा, ये पानी की ड्रॉप्स हैं, रूट प्रेशर पानी को ऐसे पुश कर रहा है, और अभी पानी बहुत कम इस फॉर्म में लॉस हो सकता है, तो पानी लिक्विड की फॉर्म में, आप समझ रहे हो, लिक्विड की फॉर्म में यहां पर लीफ के मार्जिन पर लॉस होगा, लिक्विड की फॉर्म में। क्लियर है? पानी किसकी फॉर्म में? लिक्विड की फॉर्म में, यहां लीफ के मार्जिन पर ड्रॉप की फॉर्म में यहां लॉस होगा। तो गटेशन क्या है? हम लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ वाटर। अब यहां पर लॉस ऑफ वाटर ना लिखकर, क्योंकि पानी के साथ क्या लॉस होगा? सैप लॉस होगा। सैप का मतलब है पानी प्लस मिनरल, है ना, जिसको आप एक्सीडुएट भी कह सकते हो, है ना, सैप, या क्या बोल सकते हो, एक्सीडुएट। क्योंकि लॉस कौन हो रहा है, आप खुद से सोचो। सिर्फ पानी, देखो पानी इवेपोरेशन जब होती है, पानी इवेपोरेट होता है तो सिर्फ पानी इवेपोरेट होता है ना, लेकिन अगर लिक्विड फॉर्म में जाएगा तो पानी में तो मिनरल भी है, तो मिनरल भी तो बाहर आएगा। तो लॉस ऑफ वाटर ना लिख के हम लिखेंगे लॉस ऑफ सैप, लिख सकते हो। अभी तो वाटर लिख रहे हैं, पर ये सिर्फ वाटर नहीं है, ये सैप है, वाटर प्लस मिनरल, या एक्सीडुएट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। किसकी फॉर्म में? लिक्विड की फॉर्म में, फ्रॉम लीफ मार्जिन, लीफ के मार्जिन से। मार्जिन समझ में आता है, कॉर्नर से, ठीक है, और फाइन एंडिंग। अब सवाल ये उठता है कि ये पानी कहीं से भी निकल जाता है, यहां पर स्पेशल पोर होते हैं, छेद होते हैं जहां से पानी निकलता है। उन छेद के पोर्स के नाम लिखवा रहा हूं, ऑल्दो ये नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस हैं। तो उस पोर का नाम है हाइडाथोर्स। तो हाइडाथोर्स क्या होते हैं? ये पोर है, जैसे स्टोमेटा होता है ना, थ्रू विच गटेशन अकर। अब भाई एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, स्टोमेटा में गार्ड सेल होते हैं, हाइडाथोर्स में गार्ड सेल नहीं होते। तो यहां पर कुछ पोर होते हैं जिन्हें हाइडाथोर्स कहते हैं, उनसे पानी लॉस होता है लिक्विड की फॉर्म में। रीजन क्या है कि पानी को ऐसे पुश कर रहे हैं, पुश करते करते वो यहां आ गया, इवेपोरेशन लो है तो गैस की फॉर्म में नहीं लॉस हो रहा, पानी लिक्विड की फॉर्म में यहां से लॉस हो रहा है। बताओ बेटा, आ रही है समझ के नहीं? ठीक है, तो इसे हमने गटेशन कहा। गटेशन को कई बार हम नाम दे देते हैं एक्सीडुएशन भी, क्योंकि पानी नहीं लॉस हो रहा है, पानी प्लस मिनरल लॉस हो रहा है ना, गटेशन को हम ये नाम भी दे देते हैं। ठीक है, फिर हमने मन में आ रहा है कि यार गटेशन और ट्रांसपिरेशन में सर एक कंपैरिजन कर दो, आगे बता रहा हूं। ठीक है, पर गटेशन समझ में आया, पानी पुश की वजह से, और छोटे प्लांट में होता है, इसमें होता है हर्ब्स में होता है ना, हर्ब्स मतलब छोटे प्लांट में होगा, बड़े ट्रीज में नहीं होता, है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड कम है। ठीक है, और कब होगा गटेशन? जब अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में आपको दिख जाएगा, है ना। अर्ली मॉर्निंग में ट्रांसपिरेशन कम होती है, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग में। ठीक है, अब यहां से आपको दूसरा रोल बता रहा हूं, सेकंड रोल, दिस वाज फर्स्ट रोल। ये फर्स्ट रोल था बेटा, ये क्या था? फर्स्ट रोल था। दूसरा रोल जो मैं आपको बता रहा हूं
सेकंड रूल जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपने ध्यान से सुनना है। सेकंड रूल बहुत ध्यान से सुनना है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। सेकंड रूल है रीजनरेशन ऑफ वाटर कॉलम। मेरी बात सुनो, छोटे प्लांट्स में जरा समझना, ये एक छोटा प्लांट है, देखो पानी की ये जो ड्रॉप्स होती है ना जाइलम में, ये लगातार एक दूसरे से जुड़ी होती हैं ऐसे। तो हमारे पास क्या होता है, पानी को खींच रहे हैं, उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। तो पानी को खींचते हैं हम किससे? ट्रांसपिरेशन पुल से। इसे मैं टीपी लिख रहा हूं, ठीक है? टीपी, ट्रांसपिरेशन पुल। और ये क्या है? वाटर कॉलम है। ये क्या है? वाटर कॉलम है। सही है सर। अब क्या है, ये पानी और पानी के मॉलिक्यूल के बीच की अट्रैक्शन को, स्ट्रेंथ को हम कहते हैं टेंसाइल वाटर कॉलम है। सही है सर। अब क्या है, ये पानी और पानी के मॉलिक्यूल के बीच की अट्रैक्शन को, स्ट्रेंथ को हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेरी बात समझना जरा, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब समझो। मेरे पास ये मार्कर है, मैं इसको ऊपर से ऐसे खींच रहा हूं और यहां से खींच रहा हूं, तो ये नहीं टूट रहा है ना, तो इसका मतलब यहां और यहां के बीच में एक स्ट्रेंथ है ना। ऐसे पानी के दो मॉलिक्यूल के बीच में एक स्ट्रेंथ होती है। इसका मतलब क्या होगा? इट इज अ फोर्स जो एक तरीके से कीप वाटर मॉलिक्यूल टुगेदर, कीप वाटर मॉलिक्यूल टुगेदर। यहां तक कोई डाउट है क्या? सोचो, इसे कह रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो वाटर मॉलिक्यूल को साथ रखती है। कोई डाउट है इस बात में? नहीं सर। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ट्रांसपिरेशन पुल मतलब खींचना, आप इसको कॉलम को ऐसे खींच रहे हो। टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है पुल से, मतलब अगर मैं किसी चीज को ऊपर से खींचूं और इसमें अट्रैक्शन है ठीक ठाक, तो ये टूटेगी नहीं ना। अगर आप किसी चीज को खींचो और स्ट्रेंथ बीच में कम है तो वहां से टूट जाएगी। तो अगर मैं आपसे कहूं if transpiration pull is greater than tensile strength, तो क्या होगा? सोचो क्या होगा? मेरे पास वाटर कॉलम टूट जाएगा। मतलब क्या हुआ? अगर ट्रांसपिरेशन पुल ग्रेटर है टेंसाइल स्ट्रेंथ के, आपको समझ में आ रहा है, तो कॉलम टूट जाएगा। तो आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दिखेगी, ये कॉलम टूट गया यहां से। क्योंकि यहां से क्यों टूट गया? क्योंकि ये फोर्स ज्यादा थी, इसके और इसके बीच की अट्रैक्शन से ये फोर्स ज्यादा थी। अब क्या होता है, होगा क्या, इन इवनिंग रूट प्रेशर इफेक्टिव हो जाता है। क्या इफेक्टिव हो जाता है? रूट प्रेशर इफेक्टिव हो जाता है। और वो क्या डेवलप करता है? वो डेवलप करता है पुश डेवलप करता है, और वो वाटर कॉलम को जोड़ देता है। क्या करेगा? वाटर कॉलम को क्या करेगा? रीजनरेट कर देगा। अब यहां पर कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी। अब देखो, ये कॉलम टूटते ही प्लांट मुरझा जाता है, उसे विल्टिंग कहते हैं। मेरी बात समझो, मैं यहां से पानी को खींच रहा हूं, ये कॉलम टूट गया तो प्लांट ऐसे मुरझा जाएगा, उसे विल्टिंग कहते हैं। विल्टिंग दो तरह की होती है। अगर प्लांट दोबारा से कॉलम नहीं बना पाया तो प्लांट मर जाएगा, उसे परमानेंट विल्टिंग कहते हैं। लेकिन कॉलम अगर वो बना ले तो टेम्पररी विल्टिंग है। कॉलम कैसे बनाएगा? अब यहां से वापसी पुश डेवलप होगा। आप समझो, यहां से मेरे पास दोबारा से, यहां बेटा ये डायग्राम सारे नहीं बनाने, आपको देखना पड़ेगा कि कौन से बनाने हैं, है ना। एक ही बना लेना कॉलम बताने के लिए, बस ऐसे पुश डेवलप होगा जो कॉलम जोड़ देगा। तो वाटर कॉलम को रीजनरेट कौन कर रहा है? पुश। और वो पुश कहां से आ रहा है? किसमें आ रहा है? रूट प्रेशर से। तो रीजनरेशन ऑफ वाटर कॉलम बाय पुश, और ये होगा किसमें? अकर इन स्मॉल प्लांट। बड़े प्लांट में बहुत सारे कॉलम होते हैं, उसमें बहुत सारी जाइलम होती है, सारे कॉलम टूटते भी नहीं है, इसलिए उसमें इतना इफेक्ट आता नहीं। देखो बड़े प्लांट्स में क्या होता है, लीफ पर, सारी लीफ पर डायरेक्ट लाइट पड़ती भी नहीं, ये तो पता है आपको। ऊपर की लीफ पर लाइट पड़ती है, नीचे वाली में तो छाए में होती है, उतनी लाइट भी नहीं पड़ती सारी लीफ पे। दूसरा क्या है, वहां पर बहुत सारे कॉलम होते हैं, टूटते भी नहीं है। सही है। तो बड़े प्लांट में कभी कॉलम जल्दी टूटता ही नहीं है, छोटे प्लांट्स में टूटता है, और उस कॉलम को हम दोबारा रीजनरेट कर ले जाते हैं रूट प्रेशर से। तो अकर इन स्मॉल प्लांट्स। ठीक है, तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे हमने डिस्कस किया। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, और हम ये लिखते हैं व्हेन कॉलम ब्रेक, तो पानी कम हो जाएगा ना, तो विल्टिंग अकर। विल्टिंग का मतलब होता है मुरझाना। यहां तक मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट है आपको।
तो अगर आपने कल वाला नोट नहीं किया था तो इसको नोट कर लो, यहां से हम आगे चलेंगे। जल्दी करना बेटा थोड़ा सा। जल्दी करना बेटा, नोट कर लो। ब्लीडिंग मतलब खून निकल, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलेंगे। आगे आ जाओ। अब मैं एक चीज बताता हूं, ब्लीडिंग क्या होता है। ब्लीडिंग मतलब खून निकलना। अरे ये कैसे, प्लांट को खून निकलता है? नहीं बेटा सुन, आपने देखा है कुछ प्लांट को तोड़े तो उसमें से लिक्विड निकलता है, जैसे मिल्क वीड। तो क्या होता है, ब्लीडिंग और गटेशन में फर्क है, यहां डैमेज करनी पड़ेगी। तो एनी डैमेज सारे प्लांट में नहीं होता, या ब्रेक करोगे लीफ को, क्या होगा, सम लिक्विड कम आउट, उसको ब्लीडिंग कहते हैं। जैसे स्टेम में कई बार आप कट मारते हो, लिक्विड बाहर निकल रहा है, करते नहीं, इकट्ठा करते हैं उसमें से, तो रबड़ वाले प्लांट में से। तो ये सब क्या है, एक तरीके से ये रूट प्रेशर की वजह से होता है, इसे ब्लीडिंग कहते हैं। ब्लीडिंग गटेशन से अलग है, गटेशन में डैमेज नहीं कर रहे, क्लियर है। गटेशन में क्या नहीं कर रहे, डैमेज नहीं कर रहे। मैं चाह रहा था कि आपको ट्रांसपिरेशन और गटेशन में डिफरेंस लिखा दूं। ट्रांसपिरेशन जो होता है, लॉस होता है किसका, H2O का ओनली। इसमें H2O प्लस मिनरल लॉस होते हैं। जो होता है, लॉस होता है किसका, H2O का ओनली। इसमें H2O प्लस मिनरल लॉस होते हैं। नहीं, ट्रांसपिरेशन में H2O G लॉस होता है, यहां पर H2OL लॉस होता है। ये तो पता है ना, है। फिर ये वाली बात पता चलेगी तुम्हारे फिजिकल के मास्टर को, फिर कूद जाएंगे छत से। समझ आ रहा है, बड़ी मुश्किल से मैंने समझाया उनको कल रात में। मैंने बताई ये बात सर को, सर्वे सर को बताई कि सर देखो मैं कल पढ़ा रहा था, तो एक बच्चा ये कह रहा है कि जो बीकर के पानी के अंदर ग्लूकोज है वो सॉलिड है। तो सर कह रहे सर मैं जा रहा हूँ, अब मैं तो जीवित रहूंगा ही नहीं, मुझे मतलब बिल्कुल जीवन से एकदम भरोसा उठ गया। फिर मैंने उन्हें समझाया सर कोई बात नहीं, जाने दो, मैंने बता दिया था। तो फिर उनको पता चला कि, फिर आज मैं बताऊंगा कि उनको ये नहीं पता चला कि H2O G और ये उनको नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए समझ लेना इस बात को, क्लियर है। फिर उनको बड़ी मुश्किल से समझाया मैंने कि सर जाने दो, कोई बात नहीं, बच्चे हैं ये, है ना। इधर देखो भाई, तो लॉस H2O ओनली, यहाँ पे H2O प्लस मिनरल लॉस है। तो यहाँ H2O G है और यहाँ H2O क्या है, L है। यहां तक समझ में आ रही है, सही है। तो अब यहाँ पर अगला देखो बेटा, सही है। अगला देखो। अच्छा, ऐसे डाउट हमें भी आते थे यार, ऐसा नहीं, हम जस्ट मजाक करने के लिए बोलते हैं, लेकिन ऐसे डाउट हमें भी आते थे। तो डाउट आना गलत नहीं है, हम लोग बता रहे हैं आपको, हेल्प करेंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद देखो, ये कहां से होगा, अकर थ्रू स्टोमेटा। ये कैसे होगा, अकर थ्रू हाइडाथोर्स। ये बाई रूट प्रेशर, नोट करना इसको, बाई ट्रांसपिरेशन पुल। नोट भी करना ये वाला साथ में, ये तो आसान है ना, बाई ट्रांसपिरेशन पुल। सही है सर, मस्त, मजा आ रहा है, बताओ ठीक है कि नहीं, सही चीज, बढ़िया है कि नहीं। मैं अगर इसमें एग्जांपल लिखना चाहूं, इसमें तो मिल्क वीड लिख सकता हूं। आग का पेड़ कहते हैं जिसमें लगता है कि मिल्क निकल रहा है, आग का पेड़ मिल्क वीड में होता है, सब ब्लीडिंग होती है, ठीक है। चलिए नोट कर लो, आगे चलेंगे। अब कहानी यहां पर आ गई, इस मोड़ पर आ गई है कहानी, एक रोमांटिक मोड़ पर आ गई है। रोमांटिक मोड़ ये है कि हमने रूट प्रेशर पढ़ा दिया, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि पानी को बहुत ऊंचाई तक कैसे लेकर जाएंगे। पानी को बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए सबसे पहले आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स की जरूरत है। दूसरा, आपको पानी को ऊपर खींचना है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि ये पानी के दो मॉलिक्यूल हैं, है ना, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान दे बेटा, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। मैं इसको खींचूं, ये दोनों आपस में अलग ना हो, ये भी साथ में खींच कर जाए, इसके लिए इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए। तो इन सारी फोर्स के बारे में जानेंगे। तो क्या हुआ था, रूट प्रेशर थ्योरी कुछ खास एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तब हमारे पास 1914 में, ईयर याद नहीं करना, 1914 में एक साइंटिस्ट आते हैं, मैं शायद ईयर श्योर भी नहीं हूं, उनका नाम है डिक्सन एंड जॉली, है ना। ये जॉली एलएलबी वाला नहीं है, कुछ दिमाग में जा रही होगी, पर कोई बात नहीं, है ना, तुम्हारे दिमाग को डिस्ट्रैक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता जब तक तुम खुद नहीं फोकस करोगे। तो एक
एक साइंटिस्ट है डिक्सन एंड जॉली, उन लोगों ने एक थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम था कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, जो दोनों बातों को बता रही थी। पहली बात कि वो ये भी बता रही थी कि कैसे, ध्यान सुनेंगे, वो ये भी बता रही थी कि किस तरीके से हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पुल आएगा, दूसरा वाटर कॉलम नहीं टूटेगा, ये भी बताएगी। क्लियर है? तो चलते हैं उस थ्योरी की तरफ, ठीक है, उस थ्योरी की तरफ चलते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांसपिरेशन पुल की, जिसमें हम एक थ्योरी की बात कर रहे हैं, कोहेशन टेंशन। इसमें ये जो दो लाइनें हैं, ये जो दो वर्ड्स हैं, ये बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग कॉलम कैसे होगा एंड ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, सही है। और मैंने यहां लिखा भी है आपके लिए कि ये थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन कर पाई कि पानी कैसे बहुत हाइट तक जा सकता है और बहुत स्पीड में मूव कर सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? तो ट्रांसपिरेशन पुल, ध्यान से सुनेंगे, ट्रांसपिरेशन पुल जो होता है, हम बात कर रहे हैं कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी की। तो ट्रांसपिरेशन पुल जो होता है, ट्रांसपिरेशन पुल जो होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि एक तरह का खिंचाव है, उसे हम ट्रांसपिरेशन पुल कह रहे हैं, ठीक है। ये थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन कर पाई, एबल टू एक्सप्लेन, ठीक है, इस बात को एक्सप्लेन कर पाई कि प्लांट बहुत हाइट तक गया कि नहीं गया और बहुत स्पीड से मूव किया कि नहीं। क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं यार, इसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शन, में कुछ और सोच रहा था। ठीक है, अब सुन ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। देख, ये थ्योरी जो है ये किसने दी है? डिक्सन एंड जॉली ने। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुझे बताता हूं, इसको समझ। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि ट्रांसपिरेशन पुल एक फिजिकल फोर्स है। फिजिकल समझ में आता है? देख, ट्रांसपिरेशन पुल, मैं तेरे से एक बात जानना चाहता हूं, अगर प्लांट को खुद का खर्चा करके, खुद का मतलब एनर्जी यूज करके पानी को बहुत हाइट तक चढ़ाना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उतनी एनर्जी कहां से लाएगा? तो कहीं ना कहीं मुझे एक फिजिकल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रांसपिरेशन पुल एक ऐसी फिजिकल फोर्स है जो पानी को बहुत हाइट तक ले जा सकती है। दूसरा पानी के अंदर खुद एक प्रॉपर्टी ऐसी है कि उसका वाटर कॉलम आसानी से नहीं टूटता। तो मैं लिख सकता हूं कि ट्रांसपिरेशन पुल it is a physical force help to transport plant to great height। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? सोचो। सही है सर, इतनी बात समझ में आ रही है। साइंटिस्ट का नाम मैं लिख देता हूं, ऑल्दो साइंटिस्ट के नाम एनसीईआरटी के बाहर के आते नहीं है। तो डिक्सन एंड जॉली ने ये दी थी थ्योरी, मर्जी है आपकी, कर लो, नहीं है साइंटिस्ट का नाम छोड़ भी सकते हो। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरी के, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है बेटा? फर्स्ट पॉइंट क्या है? देखो, नोट्स भी ठीक से लिखना है हमने। पहला पॉइंट है कि हाउ दिस
स्ट्रॉन्ग फोर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डेवलप, मतलब ट्रांसपिरेशन पुल कैसे डेवलप करता है। अच्छा सर, दूसरा पॉइंट है इस थ्योरी का, ध्यान सुनेंगे, इस थ्योरी का दूसरा पॉइंट है कि देखो मैं यहां पर मानता हूं कि एनसीईआरटी ने चीजें थोड़ी सी मिस अरेंज कर दी है ना, उसने ट्रांसपिरेशन पहले पढ़ाया, थ्योरी बाद में बताई, लेकिन हमने आपको जो सीक्वेंस दिया वो ठीक है, उससे आपको चीजें समझ आएंगी। तो ये थ्योरी के दो जरूरी पॉइंट है, पहला कि यार वो स्ट्रॉन्ग फोर्स कैसे आएगी, और दूसरा कि हाउ वाटर कॉलम विल नॉट ब्रेक, हाउ दिस वाटर कॉलम नॉट ब्रेक, कैसे वाटर कॉलम नहीं टूटेगा। क्या ये चीजें क्लियर हैं? कैसे वाटर कॉलम नहीं टूटेगा, ये वो पॉइंट है जहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स कहां से आएगी? ट्रांसपिरेशन पुल। यहां पे हम बात करेंगे ट्रांसपिरेशन पुल की। अब मैं आपसे अगर सही सीरियसली पूछूं तो आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं तो देखिए आप में से कितने बच्चों को मन में आंसर सोचना और बताना कि सर हमें चैट में बताना कि हमें नहीं पता थी या पता थी ये बात, या ये बोल सकते हो कि सर लास्ट ईयर आपने बताया था इसलिए पता थी। ठीक है, मैं तेरे से एक बच्चे एक सवाल पूछूं कि मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, जिसमें मैं ये दिखाऊंगा कि पुल कैसे डेवलप होता है। तो इसमें मैंने क्या किया है, मैंने एक लीफ का इस तरीके से लीफ बनाई है, ऐसे इस तरीके से मैंने एक लीफ बनाई है। और मैं एक सवाल पूछूंगा इस पे अभी। ये देख बेटा, ये गार्ड सेल है इस तरीके से, यहां पर ये एक डायग्राम है तेरे पास, ये एक डायग्राम है ऐसा। मेरे पास ये जाइलम का पाइप है, इसको मैं यहां दिखा देता हूं, जाइलम के पाइप को। आपको पता है जाइलम के पाइप में से पानी आ रहा है, ठीक है। तो जाइलम का जो पाइप है जिसमें हमारे पास पानी आ रहा है, ठीक है, उसके बाद आपके पास ये सेल्स हैं। आपके पास क्या है? ये वो प्लांट के सेल्स हैं, याद करो मीजोफिल सेल लीफ के सेल्स हैं, ठीक है, क्लियर है, मीजोफिल सेल्स हैं, सही है। तो हमारे पास ये मीजोफिल सेल्स हैं बेटा, ठीक है, ये मीजोफिल सेल्स हैं, सही है। अब मैं आपसे ये चीज समझा रहा हूं आपको। दिस इज जाइलम, ये सेल्स हैं, पेलिसेड, स्पॉन्जी, कुछ भी हो सकता है, मान लो मीजोफिल सेल है, और मीजोफिल सेल में वैसे भी स्पॉन्जी वाले हैं क्योंकि इनके बीच में स्पेस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्पॉन्जी हो सकते हैं या पेलिसेड हो सकते हैं, चलो पेलिसेड कर लेते हैं, स्पॉन्जी जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम उस चीज पे नहीं जा रहे। सवाल ये है आपसे कि पानी जो है गैस की फॉर्म में लॉस होता है, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तुमने क्लास 9th में, 10th में या 10th में पढ़ा था लाइफ प्रोसेस में, सर हमने नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं। अभी ये समझ, ट्रांसपिरेशन शब्द का मतलब होता है पानी का गैस की फॉर्म में लॉस होना, ये ठीक है। मैं तेरे से सवाल ये पूछ रहा हूं, ये पानी गैस की फॉर्म में लीफ के अंदर कन्वर्ट होता है कि बाहर? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पानी यहां गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होता है यहां सरफेस पर, कि अंदर कन्वर्ट होता है? सोच के बताइए। सर हमें इसकी कोई जानकारी नहीं, या हमें पता है लीफ के अंदर होता है, या हमें पता है लीफ के बाहर होता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हम क्या कर रहे हैं, इसका एक लॉजिक है। हम क्या कर रहे हैं, हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं ट्रांसपिरेशन पुल। आपने जितनी भी फिजिक्स पढ़ी हो उसमें ये चीज आपको समझ में आई होगी कि अगर मुझे वैक्यूम क्रिएट करना है, वैक्यूम मतलब एक तरह का ऐसा फोर्स होती है जो खिंचाव रखती है। जैसे लंग्स क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो तुम हवा थोड़ी खींच रहे हो, तुम वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। वॉल्यूम जब बढ़ेगा मतलब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उससे क्या हो रहा है, उससे प्रेशर लो हो रहा है, हवा अपने आप अंदर आ रही है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही क्या करते हैं जब हम कोई पुल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जब भी कोई खिंचाव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो कभी भी ओपन सरफेस पे नहीं होता। मतलब क्या, समझो मेरा पॉइंट ये है कि जाइलम से जो पानी आता है, ये पानी आता है, ये पानी इन सेल्स के बाहर ऐसी एक लेयर बना के रखता है, ऐसे लगातार एक लेयर बना के रखेगा, ऐसे। ये पानी है बेटा, और ये पानी गैस की फॉर्म में यहीं कन्वर्ट हो जाता है अंदर ही। और मेरे पास एक बाहर भी गैस के मतलब पानी के वेपर होते हैं ये। अब देखो ट्रांसपिरेशन पुल कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या होगा, आप समझना ध्यान से। सबसे पहले मेरे पास ये पानी मान लो हवा चलने से हटा, वेपर हटा। सबसे पहले ये होगा कि हवा चलेगी, मस्त हवाएं बहेंगी, आहा, ठीक है। कुछ को तो वो याद आ रहा हो, हम पहाड़ों पे खड़े, इधर ध्यान दे, बहुत पिटाई करूंगा, इधर ध्यान दे। देख मान ले पानी ऐसे हटा यहां से,
तो मुझे खुद बताओ कि अगर ये वेपर हटेंगे तो क्या ये वेपर यहां इसकी जगह नहीं लेंगे? हाँ सर, हमने ये पढ़ा है, ग्लास में वेपर प्रेशर पढ़ा था कि जब ऊपर से वेपर हटेंगे तो नीचे वाला पानी गैस वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इधर देख ध्यान से, जैसे ये वाटर वेपर हटेंगे तो जो अंदर गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था वो पानी इसकी जगह लेगा, और यहां पर जो लिक्विड था वो वेपर की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, यहां पर ये थर्ड हो गया। अब जैसे ये लिक्विड वेपर की फॉर्म में होगा तो वैसे ही क्या होगा, यहां लिक्विड कम होने लगेगा ये वाला, तो ये इस पर क्या करेगा, ये इस पर एक पुल जनरेट कर देगा। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि ट्रांसपिरेशन पुल बनाने के लिए पानी लीफ के अंदर ही गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और एक लॉजिक भी है, वैक्यूम हमेशा क्लोज सरफेस पे बनता है, मतलब अंदर बनता है, बाहर थोड़ी बन सकता है। अगर सरफेस पर मैं इवेपोरेशन करूंगा तो वैक्यूम नहीं बनेगा, पुल नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं आपको यह चीज क्लियर होनी चाहिए कि पानी गैस की फॉर्म में मेरे पास अगर यहां कन्वर्ट होता है तो ऐसा होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे हाउ ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप, तो सबसे पहले आप लिखोगे कि पानी जो है वो H2O कन्वर्ट इनटू गैस इन सब स्टोमेटल कैविटी। सब का मतलब होता है सब स्टोमेटल कैविटी। सब स्टोमेटल कैविटी मतलब ये वाली जगह, ये लीफ के जस्ट अंदर, यहां कन्वर्ट होता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट क्या होगा, H2O फ्रॉम लीफ सरफेस मूव करेगा। उसके बाद क्या होगा, जो वाटर गैस की फॉर्म में है इनसाइड लीफ मूव आउट फ्रॉम स्टोमेटा। अब ये वाला पानी स्टोमेटा से बाहर आ जाएगा। कौन सा पानी, ये वाला पानी बाहर आ जाएगा। ये सेकंड हो गया। अब क्या होगा, थर्ड, अब क्या होगा, जो पानी है, लिक्विड है, पानी है, अराउंड लीफ सेल कन्वर्ट इनटू वेपर। उससे क्या होगा, उससे सम डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, कुछ कमी हो जाएगी पानी की। कहां पर कमी हो जाएगी, यहां पर पानी की कमी हो जाएगी। उससे क्या होगा, पुल जनरेट होगा, पुल जनरेट होगा। आ रही बात समझ? और इसी पुल को ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। देखिए कितनी आसानी से आपको बताया गया है कि पानी गैस की फॉर्म में अगर अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ तो पुल जनरेट नहीं हुआ। दूसरी चीज, ये पानी लॉस भी स्टोमेटा से होना चाहिए पुल बनाने के लिए, क्योंकि प्रॉपर एक सिस्टम बन गया है। इसीलिए लीफ में पानी गैस है ना, लीफ के अंदर गैस है, कहीं और से लॉस ना हो जाए, लीफ के सरफेस पर ऐसे स्टोम वो लगा देते हैं, क्यूटिकल। तो क्यूटिकल क्या करती है, इस गैस को, जो गैस की फॉर्म में पानी है लीफ के अंदर, उसको लॉस होने से रोकती है। इसको कहते हैं क्यूटिकल। लेकिन उसके बाद भी कुछ लॉस हो ही जाता है, पर कोशिश यही है कि वो रोक दे, क्योंकि पानी गैस की फॉर्म में सिर्फ स्टोमेटा से लॉस होना चाहिए। क्या आपको ये एक्सप्लेनेशन आ गई कि ट्रांसपिरेशन पुल कैसे बनता है? ट्रांसपिरेशन पुल एक तरह का नेगेटिव प्रेशर है। इट इज लाइक वैक्यूम, इट शुड ऑलवेज बी डेवलप इनसाइड लीफ। इनसाइड लीफ डेवलप होना चाहिए। नाउ दिस ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप कैसे डेवलप हुआ? फर्स्ट, इनसाइड लीफ वेपर बन जाते हैं। आउटसाइड लीफ जब वेपर मूव करते हैं ड्यू टू हवा, एयर, तो ये इसका जगह लेता है। ठीक है, उससे इस पानी पर एक वो बन जाता है, क्या, कमी, है ना। कुछ बच्चों को पता नहीं है कि ये जो डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है, ये चित्र नहीं है, ये वही एक्सप्लेनेशन है जो डायग्राम की फॉर्म में। और कुछ को लगेगा सर ये डिजाइन बना दिए इन्होंने। ये देख बेटा, ये डायग्राम अगर तू देख सके, तुझे आज वो खुलेगा तो तुझे पता चलेगा, यहां इसने ये पानी दिखा रखा है सरफेस पे। दिख रहा है तुझे, ये पानी तुझे सरफेस पर दिख रहा है, बता दिख रहा है नहीं दिख रहा? बोल जल्दी से, ये पानी तुझे सरफेस पर दिख रहा है। तो ये जो पानी तुझे सरफेस पर दिख रहा है यहाँ ऐसे, इस तरीके से, तो ये वही तो पानी है, और गैस की फॉर्म में यहाँ अंदर से बाहर आएगा, ये चीज है देखो। तो ये रहा जाइलम, तो जाइलम से पानी यहाँ आया, ठीक है, तो ये पुल जाइलम पे बन रहा है, ये चीज दिखा रहा है। क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक है, तो हमने आपको ये बता दिया कैसे पुल डेवलप करता है। अगला काम थ्योरी का है जो हमें आपको बताना है कि वाटर कॉलम इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। सर लिखना था, मैं लिख बेटा, नोट कर ले, है ना, इतना स्ट्रॉन्ग। हाँ, पानी का कॉलम नहीं हुआ आप लोगों ने, आ जाओ आगे की कहानी। अब सवाल ये उठ रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग कॉलम मतलब पुल तो बन रहा है, पर पानी का कॉलम नहीं टूटना चाहिए। एनसीईआरटी ने बताया है, और ये आपको हम आपको बता भी रहे हैं कि कॉलम ना टूटने के लिए 3 फोर्स की काम करती है। मतलब पानी का कॉलम ना टूटे उसके लिए 3 फोर्स काम करती है। तो थ्योरी का जो दूसरा हिस्सा है कि हाउ स्ट्रॉन्ग वाटर कॉलम फॉर्म, तो हम लिख सकते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग वाटर कॉलम हमारे पास 3 फोर्स होती है, 3 फोर्स एक्ट करती हैं। ए, कोहेशन, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिख दूं। बी, एडहेशन। सी, सरफेस टेंशन। जरा देखें, हमारे पास ये जाइलम का पाइप है,
ये जाइलम का पाइप है, ठीक है। हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है। हम क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे थे। हम ये कह रहे हैं इसका इसके साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होना चाहिए। तो एक फोर्स तो ये होती है, इसे कहते हैं कोहेशन। कोहेशन का मतलब होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन। म्यूचुअल अट्रैक्शन किसके बीच में? पानी के मॉलिक्यूल के बीच में। अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। यहां तक समझ में आ रही है? तो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको हमने क्या नाम दे दिया? कोहेशन का नाम दे दिया। ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं? लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है उसे हम क्या कहते हैं? कोहेशन कहते हैं। कोहेशन। अडेशन क्या होता है? हमारे पास ये जो साइड का सरफेस है इस पे लिग्निन लगा हुआ है वेसल्स में। लिग्निन थोड़ा सा हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब पानी को अट्रैक्ट कर सकता है, इसीलिए लकड़ी जो है वो पानी में फूल जाती है। तो हम ये समझते हैं कि जब पानी ऊपर चढ़ रहा है तो क्यों ना किसी सरफेस से अटैच रहे ताकि वो टूटे नहीं, मतलब बेसिकली सरफेस से भी अटैच रहे ताकि आसानी से ऐसे लग के चढ़ सके। तो हमें ये समझ में आता है कि पानी जिस ट्यूब से जा रहा हो उसका जो सरफेस है वो क्या होना चाहिए? अट्रैक्टिव होना चाहिए पानी को लेके। बेसिकली मैं कहूंगा हाइड्रोफिलिक सरफेस। तो अडेशन क्या होता है? कोहेशन हमने लिखा पानी और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, इसको हमने क्या लिख दिया? कोहेशन। फिर हम अडेशन लिखेंगे पानी एंड हाइड्रोफिलिक, पानी और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल लाइक किसके जैसा? लाइक वॉल ऑफ वेसल्स जिसमें लिग्निन है, इनके बीच में अट्रैक्शन होना। इससे भी कॉलम नहीं टूटता, इससे भी स्ट्रेंथ मिलती है। ये देखो, ये कोहेशन है, दिस इज अडेशन। यहां पर ये अडेशन है ना? ये क्या है? अडेशन है। अब एक फोर्स होती है उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। एक्चुअल में सरफेस टेंशन क्या होता है? ये वाटर के मॉलिक्यूल्स मैंने बना दिए ऐसे, ध्यान से देखना जो मैं करने जा रहा हूं। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स बना दिए। पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक अट्रैक्शन फील करते हैं अंदर की तरफ। ये पानी के मॉलिक्यूल है, ध्यान दो, ये पानी के मॉलिक्यूल है। ये एक अट्रैक्शन फील करते हैं अंदर की तरफ। जैसे मान लो ये सरफेस पर जितने मॉलिक्यूल्स हैं ना, जैसे मान लो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको इधर 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 और इधर चारों तरफ एक बैलेंस फोर्स है। लेकिन जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले, इनमें एक अनबैलेंस फोर्स होती है। मतलब जो सरफेस पर होता है उस पर इधर इधर और इधर अट्रैक्शन है, इस साइड तो कुछ है ही नहीं। तो उसको क्या रहेगा बेटा? एक अंदर की तरफ एक अट्रैक्शन फील होता है जिससे पानी जुड़ा रहता है। एक्चुअल में सरफेस टेंशन का क्या मतलब होता है? जो सरफेस पर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो उस पर एक अनबैलेंस फोर्स होती है। कैसे? जैसे ये बीच में मॉलिक्यूल है, यहां 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 चारों तरफ से बैलेंस है, लेकिन जो ये सरफेस पर है ये वाला, इसको थोड़ा सा क्या है बेटा? अनबैलेंस फोर्स, मतलब उसको ऊपर से कोई अट्रैक्शन नहीं है। और एनसीईआरटी ये लिखती है कि सरफेस टेंशन लिक्विड फेज में ज्यादा होती है गैसियस फॉर्म में। मतलब भाई गैस के मॉलिक्यूल तो रैंडम हो गए ना, लेकिन सरफेस टेंशन लिक्विड फेज में ज्यादा होती है। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फील अट्रैक्शन, है ना? एक तरीके से मतलब आपस में अट्रैक्शन फील करते हैं एक तरीके से। और लिक्विड फेज का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। लिक्विड फेज का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में? गैसियस फॉर्म में, मोर देन गैसियस फॉर्म। तो हम यहां पे ये समझा रहे हैं कि कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जिसकी वजह से ये कॉलम नहीं टूटता। आप इसको ऊपर खींच रहे हो, ये आपस में अलग नहीं होते। तीन फोर्सेस हैं, कोहेशन, अडेशन, सरफेस टेंशन। सर सरफेस टेंशन समझ नहीं आई, ये तो केमिस्ट्री का काम है ना भाई। पर एक सिंपल सी भाषा में समझ, ये मॉलिक्यूल के चारों तरफ मॉलिक्यूल होंगे तो बैलेंस फोर्स है, लेकिन सरफेस पर जो है उसके नीचे और साइड में, ऊपर तो है नहीं, एक अंदर की तरफ अट्रैक्शन फील होगा, इतना याद रख। और लिक्विड फेज का ज्यादा होता है। इसकी वजह से ड्यू टू ऑल, एक बेटा ध्यान सुनिए, ड्यू टू ऑल दीज थ्री फोर्सेस, ड्यू टू ऑल दीज थ्री फोर्सेस, वाटर जो है, ड्यू टू ऑल दीज थ्री फोर्सेस मेरे पास क्या मिलेगा? स्ट्रॉन्ग वाटर कॉलम। ड्यू टू ऑल दीज थ्री फोर्सेस मेरे पास क्या मिलेगा? स्ट्रॉन्ग वाटर कॉलम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा? ध्यान सुनेंगे। उसके बाद क्या मिलेगा? ध्यान सुनेंगे। उसके बाद क्या मिलेगा? मेरी बात सुने ध्यान से। तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग वाटर कॉलम मिलेगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा? ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाटर कॉलम मिलेगा। तीन फोर्सेस हैं, ड्यू टू ऑल दीज थ्री फोर्सेस स्ट्रॉन्ग वाटर कॉलम और कैपिलरी एक्शन मिलता है। सर ये कहां से ले आए आप? देख बेटा मेरी बात सुन ध्यान से। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? तेरे पास ये ट्यूब है ऐसे, इधर देखियो, ये ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, ध्यान से समझिए। मेरे पास ये कोई और लिक्विड है और ये पानी है।
पानी क्या है, ट्यूब में मैंने लिया है ऐसे इस तरीके से, तो पानी ज्यादा हाइट तक चढ़ा है, पानी जो है वो ज्यादा हाइट तक चढ़ा है किसी और लिक्विड के कंपैरिजन में। वो क्यों? उसी कैपिलरी एक्शन कहते हैं। कैपिलरी एक्शन का मतलब होता है पतली ट्यूब में पानी किस हाइट तक जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये कोई और लिक्विड है, सम अदर लिक्विड। तो पानी में यहां पर 3 फोर्सेस बताई मैंने, एक बताई कौन सी, कोहेशन, एक बताई एडेशन और एक बताई सरफेस टेंशन। इन 3 फोर्स की वजह से पहला तो मुझे स्ट्रॉन्ग वाटर कॉलम मिलता है, दूसरा मुझे कैपिलरी एक्शन मिलता है। इसीलिए को कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि पानी के मॉलिक्यूल किसी मतलब कंटेनर में पानी भर के रखोगे तो पानी एक ट्यूब में कुछ हाइट तक चढ़ पाता है। जितनी पतली ट्यूब होती है उतना ज्यादा हाइट तक जा सकता है। इसीलिए ट्रैकिड्स और वेसल्स को चौड़ा ना बना के पतला बनाया, नंबर ज्यादा रखे। याद करो मैंने ट्रांसपोर्ट में एनाटॉमी की सेकेंडरी ग्रोथ में ये लॉजिकल बात करी थी आपसे, याद आया कि नहीं आया? आया होगा। तो ये वो चीज है कि स्ट्रॉन्ग कॉलम कैसे आया, आप समझो स्ट्रॉन्ग कॉलम कैसे आया, इन 3 फोर्स की वजह से। पर ये फोर्सेस एक काम और करती है, कैपिलरी एक्शन। तो आपको ये चीज अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी, ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि असेंट ऑफ सैप में कौन इन्वॉल्व है, एक है ट्रांसपिरेशन पुल, इसका रोल तो है ही, ट्रांसपिरेशन पुल ये मेन है। उसके अलावा कैपिलरी एक्शन का भी थोड़ा सा रोल है, क्योंकि कैपिलरी एक्शन कोशिश करता है पानी को थोड़ा सा चलाने का, सम रोल, पर बहुत ज्यादा नहीं, सही है। और अगर मैं बोलूं आपसे स्ट्रॉन्ग वाटर कॉलम के लिए मेरे पास एडहेशन, कोहेशन और सरफेस टेंशन। अब यहां पर मैं आपको ये चीजें एकदम क्लियरली लिखवा रहा हूं जो आपको बातें समझ में आए। कॉलम स्ट्रॉन्ग इसकी वजह से है, लेकिन असेंट ऑफ सैप पानी मेनली किससे चढ़ता है, ट्रांसपिरेशन पुल से चढ़ता है। क्या कैपिलरी एक्शन का कुछ रोल होता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन क्या वो मेन काम करता है? नहीं, पुल है मेन काम। आप नीचे से थोड़ा धक्का मार रहे हो, ऊपर से तो वो खींच रही है, मशीन लगी है, मोटर लगी है, प्लांट में लीफ में मोटर लगी हुई है, वो खींच रही है पानी को। आ रही बात समझ? सही है सर, बढ़िया। अब अगर मैं यहां पर इस चीज को समझाऊं आपको, अगर आप ये नोट कर लो तो मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। ये वो क्वेश्चंस होते हैं कि कई बार आप अपने डाउट टीचर के पास जाते हो या अपने किसी टीचर के पास जाते हो, वो आंसर देके कह देते हैं बेटा ये भी हो सकता है या ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं कुछ वो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी दूंगा और मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं। मैं स्टार्टिंग से इन चीजों पे बिलीव करता हूं कि डीप एनसीईआरटी पढ़ानी है। पेपर कैसा भी आए आप चमका के आओगे उस पेपर को, ठीक है। आओ जल्दी से देखते हैं, ठीक है, जल्दी देखते हैं बेटा। ये देखो, ये वाला आपने लिख लिया, ये लिख लेना चाहिए, हाउ स्ट्रॉन्ग वाटर कॉलम कहां से आया। फिर हमने ये लिख लिया असेंट ऑफ सैप, फिर हमने ये लिख लिया, जल्दी करो फास्ट। देखो असेंट ऑफ सैप कैन बी ड्यू टू, बताओ जल्दी से, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन पुल, कैपिलरी एक्शन। देखो मेरी बात सुनो, ये अच्छे क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आता है कि असेंट ऑफ पानी किसकी वजह से चढ़ सकता है, सबकी, थोड़ा बहुत तो ये मेन है,
पर चढ़ सबकी वजह से सकता है। मतलब क्वेश्चन अगर ऐसा हुआ सेंटर ऑफ सैप कैसे हो सकता है, तीनों की वजह से हो सकता है। अगर यहां पर वो हायर प्लांट लिख दे तो हायर प्लांट में रूट प्रेशर हट जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा, बोथ बीएनसी, फिर ट्रांसपिरेशन पुल और कैपिलरी एक्शन भी आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में मीनली दे दे, अब देखो मीनली, अगर वो मीनली दे दे तो मीनली में फिर आपके पास ट्रांसपिरेशन पुल आएगा। आप समझो ध्यान से, ये देखो ऑप्शंस लगभग सेम है, लेकिन क्वेश्चन को देखो अलग अलग तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। पानी चलाने में रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन पुल, कैपिलरी एक्शन तीनों का रोल होता है। हायर प्लांट में रूट प्रेशर एज सच कोई रोल नहीं करता, तो कैपिलरी एक्शन और ट्रांसपिरेशन पुल। अगर मीनली क्वेश्चन आता है तो सिर्फ ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। और अगर आप देखो कि रूट प्रेशर में हम अगर बात करते हैं, पानी रूट से लेकर लीफ तक ऐसे जा रहा है, तो यहां वाटर पोटेंशियल हाई होगा ना, तभी तो लीफ में जाएगा। तो वाटर पोटेंशियल इज हाईएस्ट व्हेन वाटर मूव थ्रू रूट प्रेशर। कहां पर होगा, रूट में होगा। सही है, ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस बेटा दिमाग लगाओ तो आपसे आसानी से हो जाएंगे। क्लियर है, आसानी से हो जाएंगे। तो हम लोग एक बार थोड़ा सा ट्रांसपिरेशन बता के फिर एनसीईआरटी बताएंगे आपको आज, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ चीजें आपको बतानी है। तो एक बार टॉपिक ले लेते हैं ट्रांसपिरेशन, फिर इस पे बात करते हैं। क्वेश्चंस मुझे मेरे हिसाब से आपको लिख लेने चाहिए, 1 मिनट लो, लिख लो। इनटेक क्वेश्चन होते हैं, नोट्स के बीच में रहेंगे, तो आपको क्लियरिटी देंगे, ऐसा नहीं कि नुकसान पहुंचाएंगे, आपको क्लियरिटी देंगे, सोचने पे मजबूर करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो बेटा जल्दी से, आने जा रहा हूं। ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन आपने बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है, और काफी ज्यादा आप इसके बारे में शायद जानते हो। कुछ बच्चे मन ही मन कह रहे होंगे सर हम गांव के हम नहीं जानते। कोई बात नहीं, मैं पूरी बात समझाऊंगा। ट्रांसपिरेशन से पहले इवेपोरेशन को समझ। इवेपोरेशन क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ग्लास ले लिया हो, मान लो कांच का ग्लास होता है, कोई भी ग्लास है, इस ग्लास में पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा है कि इवेपोरेशन क्या होता है, मेरे पास 2 फेज होते हैं। इस ग्लास में पानी जो है वो लिक्विड फेज में है, उसके ऊपर कुछ वेपर होते हैं, वो वेपर फेज मतलब गैस की फॉर्म में पानी होता है। अगर मैं उसको हटाता हूं तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करता है। यही है ना ली चार्टर प्रिंसिपल, यही है ना भाई। इसको हटाऊंगा ये और गैस की फॉर्म में आएगा, ठीक है, ये पढ़ा। तो इवेपोरेशन आपको पता है कि लिक्विड फेज का गैसियस फेज में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन है। लेकिन ट्रांसपिरेशन कैसे अलग है भाई, ये तो इवेपोरेशन है। ये इवेपोरेशन कहां से हो रहा है, ग्लास से। इस पानी में ध्यान देगी बेटा, इस हाथ में पानी ले लो, उसमें से भी कुछ पानी उड़ेगा, दैट इज इवेपोरेशन। लेकिन अगर ये इवेपोरेशन प्लांट से हो रहा हो, अगर प्लांट अपने पानी का लॉस, इवेपोरेटिव लॉस कर रहा हो, तो उसे हम ट्रांसपिरेशन कहेंगे। सोचो इस बात को, मतलब इवेपोरेशन अलग है, इवेपोरेशन ही है वो ट्रांसपिरेशन। मतलब मैं बोल सकता हूं ट्रांसपिरेशन इज इवेपोरेशन, बट सारी इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन नहीं है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन एग्जैक्टली प्लांट के लिए होती है। तो हम लिख सकते हैं इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर। कहां से, फ्रॉम प्लांट सरफेस। प्लांट सरफेस, प्लांट से हो रहा है। यहां पर मैंने लीफ नहीं लिखा है, यहां मैंने प्लांट लिखा है। तो प्लांट में कुछ भी आ सकता है, यहां पर लीफ भी आ सकता है, स्टेम भी आ सकता है, कोई भी ऐसा पार्ट जो हवा में कुछ भी आ सकता है। तो प्लांट के सरफेस से अगर गैसियस फॉर्म में पानी का लॉस हो, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या इस बात में कोई डाउट है? या हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ वाटर इन किसकी फॉर्म में, इन लिक्विड फॉर्म नहीं, इन गैसियस फॉर्म, गैसियस फॉर्म फ्रॉम प्लांट सरफेस। अब यहां पर मैं प्लांट सरफेस पे थोड़ा सा जोर डाल रहा हूं, तो मैं अगली स्लाइड में आपको ये जरूर बताऊंगा कि ट्रांसपिरेशन हो कहां से सकता है। जैसे मुझे प्लांट सरफेस की बात अगर आपसे करनी है, तो प्लांट सरफेस में वो कहां से हो सकता है, ध्यान से सुनना, वो कहां से हो सकता है ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इधर देखो बेटा, इधर देखो, मेरे पास ट्रांसपिरेशन कहां से हो सकता है। मैं बात कर सकता हूं, देखो 2 तरीके से बात कर सकता हूं। एक हो सकता है लीफ से, हो सकता है स्टेम से, है ना, रूट से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जमीन के नीचे होती है। तो अगर मैं प्लांट सरफेस की बात करूं तो ट्रांसपिरेशन लीफ और स्टेम दोनों से हो सकता है।
और अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं कहां कहां से हो सकता है, तो मैं बात करूंगा स्टोमेटा से। मतलब स्टोमेटा लीफ में भी हो सकते हैं, स्टेम में भी हो सकते हैं। दूसरा सुनो ध्यान से, दूसरा सुनो, मैंने यहां पर ये क्यूटिकल लगा दी है, क्यूटिकल लगा दी है, मतलब और स्टेम दोनों से हो सकता है। और अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं कहां कहां से हो सकता है, तो मैं बात करूंगा स्टोमेटा से। मतलब स्टोमेटा लीफ में भी हो सकते हैं, स्टेम में भी हो सकते हैं। दूसरा सुनो ध्यान से, दूसरा सुनो, मैंने यहां पर ये क्यूटिकल लगा दी है, क्यूटिकल लगा दी है। तो पानी जो है गैस की फॉर्म में कई बार यहां से भी निकल जाता है, तो ट्रांसपिरेशन यहां से भी हो सकता है, ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा से भी हो सकता है, ट्रांसपिरेशन यहां से भी हो सकता है। यहां एक पोर है, इसको लेंटिसेल कह रहे हैं, तो यहां से भी ट्रांसपिरेशन हो सकता है। पानी गैस की फॉर्म में लॉस हो सकता है, H2O जा सकता है किसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, H2O गैस की फॉर्म में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। इसके अलावा कुछ मोटे ट्रीज में बार्क होती है, इससे भी जा सकता है पानी, यहां से भी निकल जाता है, कई बार कम निकलता है लेकिन यहां से भी जा सकता है। तो किस किस चीज से हो सकता है, स्टोमेटा से हो सकता है, यस। सेकंड क्यूटिकल से हो सकता है, थर्ड लेंटिसेल से हो सकता है, फोर्थ और कहां से हो सकता है, बार्क से हो सकता है। तो ये प्लांट के पार्ट है जिससे हो सकता है और किस जगह से हो सकता है ये बता दिया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या यहां से हो सकता है, यहां वाले लेंटिसेल से, क्या यहां वाले लेंटिसेल से पानी निकल सकता है, रूट का लेंटिसेल है ये, बता बेटा, नहीं हो सकता। तो यहां एक शानदार क्वेश्चन बनेगा, स्टेटमेंट 1, ऑल स्टोमेटा शो ट्रांसपिरेशन, सही है। दूसरी स्टेटमेंट, ऑल लेंटिसेल शो ट्रांसपिरेशन, गलत है। सोच अपने दिमाग में, सर चमकीस चमकीस, बिल्कुल चमकीस, ये गलत है, ये सही है, क्योंकि रूट लेंटिसेल से ट्रांसपिरेशन नहीं हो सकता। ट्रांसपिरेशन हमेशा एरियल पार्ट से हो सकता है, जैसे कि लीफ और स्टेम। लीफ और स्टेम पे कौन से स्ट्रक्चर हैं जहां से हो सकता है, स्टोमेटा, क्यूटिकल, लेंटिसेल और बार्क। और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि सबसे मैक्सिमम, ध्यान से सुनेंगे बेटा, सबसे मैक्सिमम यहीं से होगा, सबसे मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा से होता है, सही है। हमें ये इसका कोई ऑर्डर याद नहीं करना, कुछ कोचिंग में परसेंटेज लिखाते हैं, कभी नहीं आएगा, सबसे मैक्सिमम यहां से होता है। दूसरी चीज, स्टोमेटा सबसे ज्यादा लीफ में होते हैं, इसलिए ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा लीफ से होता है। तो आपको यहां पर करना पड़ेगा कि सिंस लीफ हैव मैक्सिमम स्टोमेटा, सो मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन अकर फ्रॉम लीफ, अकर फ्रॉम लीफ। दूसरा क्यूटिकल, एक बच्चे के मन में आया, सर क्यूटिकल, एक तो तुम्हारी सोच खराब है। जैसे मैं, एक बच्चा पूछता है कि सर क्यूटिकल तो ट्रांसपिरेशन रोकता है, फिर आप यहां बता रहे हो कि करवा हो रहा है उसमें से, तो मुझे बता, तेरे अंदर इम्यून सिस्टम है, हाँ सर है, तो इम्यून सिस्टम जो अगर है तो बीमार कैसे पड़ रहा है। मैं वही कह रहा हूं, क्यूटिकल कोशिश करती है पर रोक नहीं पाती, इसीलिए जो डेजर्ट प्लांट है वहां एडेप्टेशन नहीं है थिक क्यूटिकल, जितनी मोटी क्यूटिकल करेगा उतनी ट्रांसपिरेशन रुक जाएगी, सही है। तो क्यूटिकल कैन ट्राई टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन। लेंटिसेल, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेंटिसेल ऑफ, एक्चुअली क्या हुआ था बेटा, ये पार्ट सेकंड की फॉर्म में आपको मिल रहा होगा। हुआ ये था कि लेक्चर बीच में स्टॉप हो गया था और मैंने पूरी रिकॉर्डिंग, मतलब पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया था, तो जहां ये स्टॉप हुआ ये उसके बाद का पार्ट है, ठीक है। मैं आपको ये दोबारा रिकॉर्ड करके दे रहा हूं एक तरीके से। तो अब क्या करना है, आपने इस पार्ट को देख लेना है, सेकंड पार्ट भी आपने देखना है, फर्स्ट और सेकंड दोनों को बाद में कंबाइन करके हम रिप्लेस कर देंगे। मेरी बात समझ में आ गई। पार्ट 1 आपका सडनली स्टॉप हुआ, पार्ट सेकंड से आप स्टार्ट कर रहे हो, और हुआ ये है कि लेक्चर वो पार्ट सेकंड का वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो हमने इसको अलग से रिकॉर्ड किया। पार्ट 1 आपको टाइम से मिल जाए इसलिए दे दिया, ताकि आप टाइम से लेक्चर देख सकें। पार्ट 2 भी आप देख लेंगे, बाद में हम इसे मर्ज कर देंगे, कोई इशू है नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग काम बात कर रहे थे, मैं आपको ये कह रहा था कि जो लीफ जो है हमारे पास, उसमें मैक्सिमम स्टोमेटा जो होता है ना, वो मैक्सिमम स्टोमेटा लीफ में होता है, कोई डाउट है, ठीक है। उसके बाद क्यूटिकल क्या करता है, ट्रांसपिरेशन प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। डेजर्ट प्लांट में हम क्या करते हैं, ठीक क्यूटिकल के थ्रू ये एडेप्टेशन भी तो ट्रांसपिरेशन और ज्यादा बचाते हैं। लेंटिसेल जो है वो भी ट्रांसपिरेशन शो कर सकता है, सही है, ठीक है। अब यहां से हमने आपको ये बता दिया कि ट्रांसपिरेशन कहां होती है ना, कहां होती है, ये समझ में आ गया। अब आ जाओ जरा, मैं एक कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी लाऊंगा, क्योंकि यहां भी बेटा बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, ऑप्शन 1 और 2 में से कोई भी मार्क कर दो। देखो, ट्रांसपिरेशन शब्द में सिर्फ इवेपोरेशन है, तो ट्रांसपिरेशन इन्वॉल्व